प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ IAS में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज हम पढ़ेंगे नहीं, पीछे जो पढ़ रखा है, यानी पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास के तहत हम लोगों ने पढ़ा प्राचीन भारत, और उस प्राचीन भारत में हम लोगों ने पढ़ा, अभी जो हाल ही में पढ़ा वो पढ़ा मौर्य साम्राज्य। काफ़ी लंबा चैप्टर था, इसलिए 22 वीडियो में मैंने पूरे मौर्य साम्राज्य को कवर किया है और उम्मीद करता हूं कि आप सब ने वो वीडियो क्लास देख ली होगी। और आज और कल ये 2 दिन हम ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक प्रश्न उत्तर श्रृंखला जो 2 भागों में बटी होगी और पूरे प्रश्न संदर्भित होंगे मौर्य साम्राज्य से। ठीक है, आपको करना ये है कि इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला को शुरू करने से पहले आप रखेंगे अपने सामने एक कॉपी और एक पेन, और जैसे ही मैं पहला प्रश्न पढ़ूं और उसके ऑप्शन पढ़ूं तो आपको भी प्रश्न की नंबरिंग लिख लेनी है। जैसे पहला प्रश्न और ABCD चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको जो ऑप्शन सही लगता है वो आप वहाँ पे लिख लेंगे। फिर बाद में जब मैं आंसर दूंगा, यानी कि जब मैं उत्तर दूं, तो आप उसे अपने उत्तर से मिला लेंगे। तो इस तरीके से अगर पूरे इस प्रश्नोत्तर सीरीज को हम लेकर के चलते हैं तो यकीन मानिए तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और प्रश्न उत्तर हल करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने लगभग मैं 135 प्रश्न कराऊंगा, और अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला पड़ी रहेगी। और आपको करना ये होगा कि पहले मौर्य साम्राज्य से संबंधित सारी वीडियो क्लास देख डालिए और एक बार फिर से इन प्रश्नों को लगा डालिए। आप यकीन मानिए परीक्षा कोई सी भी हो, प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो क्लास की। तो जो पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र में विविधता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? ए ऑप्शन है चारागाहों का अध्यक्ष, बी ऑप्शन है वाणिज्य का अध्यक्ष, सी ऑप्शन है खानों का अध्यक्ष, डी ऑप्शन है कृषि का अध्यक्ष। तो अगर आपने वीडियो क्लास देख रखी होगी तो वहाँ मैंने बता रखा है आपको कि अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है, और ये 27 अध्यक्ष अलग अलग विभागों के प्रमुख हुआ करते थे। तो उसी संदर्भ में विविधता अध्यक्ष वो चारागाहों का अध्यक्ष हुआ करता था। वाणिज्य के अध्यक्ष के लिए अर्थशास्त्र में बड़े अध्यक्ष, खानों के अध्यक्ष को अर्थशास्त्र में अग्राध्यक्ष, और कृषि के अध्यक्ष को अर्थशास्त्र में शीताध्यक्ष कहा गया है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था? ए राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक, बी प्रमुख सेनाध्यक्ष, सी नमक अधीक्षक, डी आकलन और संग्रहण का प्रमुख अधिकारी। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका भी उत्तर है ए, यानी सन्निधाता जो था वो राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक हुआ करता था। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके पास जिम्मेदारी होती थी आयुधागार की, यानी कि जहां गोला बारूद रखा जाता था, कोषागार की जिम्मेदारी होती थी, और राजभवन का प्रमुख प्रबंधक भी यही होता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हुविस्क के सिक्कों पर अंकित अहुर माजदा देवता का संबंध था? ठीक है, तो ए ऑप्शन है भारतीय देवता से, बी ऑप्शन है यूनानी देवता से, सी मिस्र के देवता से, डी पारसी देवता से। अब इस प्रश्न की बात करें तो अहुर माजदा इनमें से कौन से देवता थे या किस देश के देवता थे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर है पारसी देवता। आज जहां आप ईरान देख रहे हैं वहां कभी पर्शिया हुआ करता था। ठीक है, और वहां के निवासी पारसी हुआ करते थे। बाद में चल के इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ वहां पर, और वो हुआ फारस, और फारस के बाद हो गया आधुनिक नाम ईरान। तो वहाँ पारसियों के जो प्रमुख देवता हैं या पारसियों के एक ही देवता की चर्चा मिलती है, और वो है अहुर माजदा। इनका पारसियों का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है जिंद अवेस्ता, और जिंद अवेस्ता को हम भी मानते हैं कि ये ऋग्वैदिक कालीन है। ठीक है, और पारसियों में जैसे ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि अग्नि पूजा का विशेष महत्व था, वैसे ही पारसियों में भी अग्नि पूजा का विशेष महत्व होता है। इनके मंदिर विशेष तौर पर मंदिरों में अग्नि पूजा ही की जाती है, और इनके मंदिरों को अग्यार इस नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, और पारसी धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो जरथुस्त्र ये थे पारसी धर्म के संस्थापक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित है? तो ठीक है, तो यहाँ आप ये ध्यान रखिए कि नीचे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, तो ये 5 नहीं है, ये 4 के ही क्वेश्चन नंबर 4 का ही ऑप्शन है।
तो ऊपर जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित हैं। ए स्वामी, बी अमात्य, सी जनपद, डी युवराज। अगर आपने पीछे वीडियो क्लास देख रखी होगी तो वहाँ मैंने बताया था कि कौटिल्य, ठीक है, यानी चाणक्य, राज्य के 7 अंगों की चर्चा करते हैं। और इन 7 अंगों की बात करें तो यहाँ जो 4 ऑप्शन है उसमें युवराज जो है वो इसमें शामिल नहीं है, यानी ए, बी और सी ये शामिल हैं राज्य के 7 अंगों में। और चौथे प्रश्न का उत्तर अपना हुआ सी। अब 7 अंगों की बात करें तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में एक लाइन से बताते हैं। पहले नंबर पर रखते हैं स्वामी अर्थात राजा को, दूसरे नंबर पर रखें अमात्य यानी जो मंत्री होते थे, तीसरे नंबर पर रखते हैं जनपद यानी जो भूभाग हुआ करता था, चौथे नंबर पर दुर्ग भूभाग की सुरक्षा के लिए, 5वें नंबर पर कोष यानी धन, और 6वें नंबर पर बल यानी सेना, और 7वें नंबर पर मित्र। तो ये क्रम से आपको याद रखना है, पीछे मैंने वीडियो क्लास में इसे पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि 5 नंबर क्वेश्चन नहीं है। अब हम सीधे जो जिस प्रश्न पे आएंगे वो है प्रश्न नंबर 6, ठीक। तो 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध था। ए ऑप्शन नगर के अधिकारी, बी ऑप्शन जिले के अधिकारी, सी ऑप्शन ग्राम के अधिकारी, डी धर्म का अधिकारी। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका सही आंसर है नगर के अधिकारी। वहीं एग्रोनोमोई की भी चर्चा मिलती है जो जिले एवं सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधे कहता है, ठीक है। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर 4 ऑप्शन में जो आपके सामने मैं रख रहा हूं वो है ए लुम्बिनी स्तंभ लेख, बी भाब्रू शिलालेख, सी कलिंग शिलालेख, और डी ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा भाब्रू शिलालेख। और ये भाब्रू शिलालेख की बात करें तो ये जयपुर राजस्थान के पास से प्राप्त हुआ है, और इसी अभिलेख में यानी भाब्रू अभिलेख में ही अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ का भी उल्लेख करता है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, यानी अपना जो 8वां प्रश्न है वो है निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई है। तो पीछे अब चलिए जब हम लोगों ने स्तंभ के संदर्भ में पढ़ा था, अशोक मौर्यकालीन स्तंभ स्थापत्य कला के संदर्भ में, तो हमने देखा था जितने भी स्तंभ अशोक ने बनवाए उन स्तंभों के ऊपर कोई न कोई जानवर अंकित था। तो यहाँ जो प्रश्न है वो है कि 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है, यानी उस स्तंभ की बात की जा रही है जिसके ऊपर 4 शेर बने हुए थे। ए ऑप्शन है इस प्रश्न का लौरिया अरराज, बी सांची, सी रामपुरवा, डी बशाड़ या बखीरा, ठीक है। बशाड़ बखीरा एक ही साथ है, वो ध्यान में रखिएगा। तो अब अगर हम ध्यान दें तो हम लोगों ने तो पढ़ रखा है कि सारनाथ में 4 सिंह थे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, सारनाथ के साथ साथ सांची से भी जो स्तंभ मिला है उसके ऊपर भी 4 सिंह अंकित हैं, ठीक है। बस अंतर इतना है कि सांची के जो 4 सिंह जो सांची के स्तूप पे हमें बने मिले हैं उसके नीचे हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया है, जबकि जो सारनाथ से स्तंभ शीर्ष में मिला है वहाँ सिंहों के नीचे बैल, घोड़ा, हाथी और अश्व ये बने हुए दर्शाए गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अपना 9वां प्रश्न है मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था, ठीक है। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जो 27 अध्यक्ष मैंने पढ़ा रखे हैं उन 27 अध्यक्षों पर ध्यान देंगे तो कोषाध्यक्ष वन संसाधन या वन का प्रमुख अधिकारी था, ठीक है। 10वां क्वेश्चन जो अपना है वो है अशोक के किस शिलालेख में कारुवाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर है रानी का अभिलेख यानी बी। तो सॉरी मैंने पहले ऑप्शन नहीं पढ़ा, पहले आंसर ही बता दिया, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है लघु शिलालेख 6, बी ऑप्शन है रानी का शिलालेख, सी ऑप्शन है लघु शिलालेख 8, डी ऑप्शन है स्तंभलेख 7। तो इसका सही उत्तर है रानी का अभिलेख और रानी का शिलालेख। और रानी के शिलालेख को हम और नाम से जानते हैं, इसे हम कौशाम्बी या प्रयाग का लघु स्तंभ लेख भी कहते हैं। मात्र एक स्तंभ लेख है, ठीक है, जिसके ऊपर अशोक की किसी पत्नी या अशोक की किसी रानी का जिक्र है और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है, और किसी भी अशोक के शिलालेख में उसकी किसी भी पत्नी का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है यानी 11वां प्रश्न, चरक निम्न किस शासक का समकालीन था, ठीक है। तो चरक के संदर्भ में
आपको ये ध्यान रखना है कि एक आयुर्वेदाचार्य थे और ये किसके शासनकाल में थे, तो ये थे कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, 4 ऑप्शन में ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी यशोवर्मन। तो चरक का संबंध कनिष्क से था, कनिष्क के दरबार में ही चरक थे और चरक के पिता का नाम विशुद्ध और इनके गुरु का नाम था वैशंपायन। ठीक है, इन्होंने चरक संहिता की रचना की। अगर कनिष्क की जगह पर अगर यहाँ काल दिया होता तो अपना काल हो जाता कुषाण काल। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करें, यानी 12वें प्रश्न की चर्चा करें तो रुद्रदामन का कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है? ए ऑप्शन है मालवा, बी ऑप्शन है कोंकण, सी ऑप्शन है डेक्कन और डी ऑप्शन है जूनागढ़। ठीक है, तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा जूनागढ़। ठीक, तो वर्तमान जो गुजरात आप देख रहे हैं, गुजरात में ही जूनागढ़ है और वहीं से हमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। ठीक है, और इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें ये पता चलता है कि सौराष्ट्र मौर्य साम्राज्य के तहत या मौर्य साम्राज्य का एक अंग था। ठीक है, लेकिन दूर होने की वजह से वहाँ पे विशेष राज्यपालों की नियुक्ति की जाती थी। जैसे चंद्रगुप्त के समय यहाँ का राज्यपाल हुआ करता था पुष्यगुप्त, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और उसी संदर्भ में आगे चल के रुद्रदामन ये अभिलेख लिखवाते हैं, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम लेख था, ऐसा हम कह सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अंतिम महान मौर्य शासक संप्रति इनमें से किस धर्म के संरक्षक थे? तो संप्रति के बारे में अगर इस आप प्रश्न पे ध्यान दें तो ए ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन है हिंदू धर्म, सी ऑप्शन है जैन धर्म और डी ऑप्शन है शैव धर्म। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी जैन धर्म। तो पीछे मैंने आपको पढ़ाई रखा है, कई बार बता रखा है कि एक तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे और आगे चल के अशोक के पौत्र संप्रति ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो अपना 14वां प्रश्न है अशोक का समकालीन मिस्र का शासक कौन था? ए ऑप्शन है एंटिगोनस, बी ऑप्शन है तिस, सी ऑप्शन अलेक्जेंडर, डी टालमी द्वितीय फिलाडेल्फ। ठीक है, तो इस 14वें प्रश्न के उत्तर की बात करें तो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फ ये था मिस्र का शासक जो अशोक का समकालीन था। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाला मार्ग किसकी देन था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, ये मार्ग बना था। और इसके ऑप्शनों की बात करें तो ए ऑप्शन है तुर्क, बी ऑप्शन है शक, सी ऑप्शन है मौर्य और डी ऑप्शन है कुषाण। यानी सही आंसर क्या होगा अपना? मौर्य। तो मौर्यों के काल में ही पाटलिपुत्र से तक्षशिला को जोड़ने वाला एक मार्ग बना था और तक्षशिला से पुनः ये मार्ग चला जाता था आज बांग्लादेश की तरफ। ठीक है, जहाँ बांग्लादेश आप देख रहे हैं यानी ढाका, और यही मार्ग कहलाया आगे चल के उत्तरापथ, जिसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और आगे चल के शेरशाह सूरी ने इस मार्ग को और अच्छा कराया और उसे नाम दिया शेरशाह सूरी मार्ग, और अंग्रेजों के समय यही मार्ग बना जीटी रोड। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार इनमें से किस शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया? ठीक है, तो 16वें प्रश्न के ऑप्शन की बात करें तो ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी दशरथ, सी अशोक, डी बिंदुसार। ठीक, तो इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है 16 ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला मौर्य शासक था जिसने नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सेल्यूकस की किस पुत्री ने चंद्रगुप्त से विवाह किया था? ए ऑप्शन है लौदीकिया, बी ऑप्शन है हेलिना, सी ऑप्शन है फिला, डी ऑप्शन है अपमा। ठीक, अब सही आंसर की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ रखा है हेलिना या हेलना या छेलना। तो ये सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त में जो लड़ाई होती है, और सेल्यूकस निकेटर की बात कर रहे हैं जो कि सिकंदर का कह सकते हैं कि सेनापति था। ठीक है, उसी से चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई और सेल्यूकस पराजित हुआ, और पराजित होने के बाद अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसकी बात करें तो ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, बी ऑप्शन है देवनागरी लिपि, सी ऑप्शन है नागरी लिपि, डी ऑप्शन है प्राकृतिक लिपि। अब अगर हम ध्यान दें, जब हम लोगों ने अशोक के स्तंभ
के बारे में जब पढ़ा था तो वहाँ हमने क्या देखा था, अशोक के जितने भी स्तंभ हैं वो जो भी अभिलेख वहाँ पे दिखे गए उनकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, लिपि ब्राह्मी लिपि। और भाषा की बात करें तो भाषा हमें प्राकृत मिलती है, तो प्राकृत को हम लिपि में भी रखते हैं, भाषा में भी रखते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा जो अशोक के दीर्घ शिलालेख हैं तो वहाँ पे हमें 4 लिपियाँ मिलती हैं जगह जगह पे, लेकिन सबसे अधिक लिपि मिलती है ब्राह्मी लिपि में ही उसके अभिलेख मिलते हैं, ब्राह्मी, आर्मेइक, खरोष्ठी और यूनानी। लेकिन यहाँ सीधा सीधा जो क्वेश्चन इन्होंने बना रखा है वो है अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो स्तंभों पर, लगभग सभी स्तंभों पर जो अभिलेख लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से किस जैन भिक्षु के शिष्य बने। ठीक है, ए ऑप्शन है जिनभद्र, बी ऑप्शन है पूज्यपाद, सी ऑप्शन है भद्रबाहु और डी ऑप्शन है जादि वाशा। ठीक है, तो इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा सी यानी भद्रबाहु। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी चर्चा हमें मिलती है कि मौर्य साम्राज्य में जब 10 वर्ष का अकाल पड़ा था उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ चले गए थे दक्षिण, और दक्षिण में कहाँ गए, मैसूर, मैसूर में श्रवणबेलगोला जो आज कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की परंपरा के अनुसार संलेखना पद्धति या संथारा या निषिद्ध पद्धति से अपने प्राण त्यागे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अपना 20वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या थी। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 40 और डी ऑप्शन है 50। सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी 30। हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ रखा था, पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा था कि 6 समितियां थी जिससे पाटलिपुत्र का प्रशासन चलाया जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पलट पलट के पूछा जाता है, कभी कुल सदस्यों की संख्या पूछ लेंगे, कभी पूछेंगे कितनी समितियाँ थी तो समितियाँ 6, एक समिति में कितने सदस्य थे तो आंसर होगा 5। तो इस तरह अपना पूरा आंसर होता है 30। ठीक है, 6 पंचे 30। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासक किया। तो नंद वंश के बाद जो वंश हमें मिलता है वो है मौर्य वंश। अगर पीछे आपको याद होगा जब हम लोगों ने मगध साम्राज्य का उदय पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि नंद वंश का अंतिम शासक था धननंद। ठीक है, धननंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया था और चाणक्य का अपमान करने के बाद चाणक्य ने ये प्रण लिया था या ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। इसी संदर्भ में उनकी मुलाकात होती है चंद्रगुप्त मौर्य से और आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य को वो शिक्षित और दीक्षित करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य धननंद की हत्या करके नंद वंश को समाप्त करते हैं और मगध पर शासन स्थापित होता है मौर्य वंश का। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। थोड़ी देर पहले भी ये प्रश्न आया था। तो सप्तांग की बात करें तो अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग क्या बताए गए हैं, अगर फिर से अगर उस पर हम ध्यान दें तो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल, मित्र। तो यहाँ पे स्वामी को इन्होंने स्वामिन लिख दिया है ए ऑप्शन में। ठीक है, बी ऑप्शन दुर्ग, सी ऑप्शन प्रेक्षा और डी ऑप्शन मित्र। तो जाहिर सी बात है प्रेक्षा शब्द उन 7 में था नहीं, इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा प्रेक्षा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही काल क्रम में है। तो यहाँ वंशों का नाम दिया हुआ है और वंशों को हमको सही काल क्रम में लगाना है। तो अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो जो सबसे पहला इतिहास शुरू होता है वो अगर हम देखें तो मगध साम्राज्य का उदय, और मगध साम्राज्य में सबसे पहले हम किस वंश को देखते हैं तो वो वंश होता है हर्यंक वंश। तो पहले 23वें प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, हर्यक, गुप्त, बी ऑप्शन है हर्यंक, मौर्य, कुषाण, गुप्त, सी ऑप्शन है हर्यंक, कुषाण, गुप्त, मौर्य और डी ऑप्शन है कुषाण, हर्यंक, मौर्य, गुप्त। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि सबसे पहले आया हर्यंक वंश और हर्यंक वंश के बाद आया मौर्य वंश। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक, और लेकिन उसके बावजूद हम क्या देखते हैं कि हर्यंक वंश के बाद कालाशोक का शासन था, कालाशोक के बाद नंद वंश का शासन आता है, नंद वंश के बाद मौर्यों का शासन आता है, लेकिन यहाँ वो बीच में है नहीं, इसलिए अपना यहाँ पे सही आंसर है बी हर्यंक, मौर्य, कुषाण और गुप्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केवल एक ही शिलालेख
है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है, इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन है भाब्रू, बी ऑप्शन है निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, सी ऑप्शन है रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख और डी ऑप्शन है बराबरा गुफा शिलालेख। तो अब चारों ऑप्शन पे ध्यान दें तो जो जैसा प्रश्न कह रहा है कि केवल एक ही अशोक का शिलालेख हमें मिला है जिसमें वो करारोपण के बारे में बताता है, तो वो आंसर है अपना सी रुमिनदेई स्तंभ लेख। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए कि 20वें वर्ष वो लुम्बिनी की यात्रा पर गया और लुम्बिनी की यात्रा पर जाने के बाद उसने ये कहा कि यहाँ तथागत बुद्ध का जन्म हुआ है, इस वजह से यहाँ का जो भूमि कर है यानी यह कृषि कर कह सकते हैं, वो 1/6 भाग से कम करके 1/8 भाग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भूमि कर उसने कर दिया 1/8 भाग। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडिका का लेखक कौन था? तो इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो ए है जस्टिन, बी मेगास्थनीज, सी अल्बरूनी, डी स्ट्रैबो। अगर आपने हमारी वीडियो शुरुआत में देखी होगी तो इंडिका पुस्तक की चर्चा हम लोगों ने कई बार की है और इसका सही ऑप्शन है बी मेगास्थनीज। ठीक है, यूनान से आया हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। यही वो व्यक्ति है जो अपने इंडिका में पाटलिपुत्र नगर का पूरा वर्णन करता है। इसके अलावा और किसी भी स्रोत से हमें पाटलिपुत्र नगर का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि इसमें मुझे कराना था आपको 50 प्रश्न, लेकिन अभी ये पहली वीडियो है हमारी इस तरह की, तो ये देखना होगा कि वीडियो सही बन रही है कि नहीं, इसलिए इस 25 क्वेश्चन पे हम रोकते हैं और थोड़ी देर बाद 25 क्वेश्चन से आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी आपको करना ये है कि ये 25 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, इसे आप हल करिए और जब तक आप ये हल करेंगे यानी 9:30 या 10 बजे तक, तब तक 25 क्वेश्चन के आगे के जो और 25 क्वेश्चन है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो इतना तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद।